Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। आज का जो सेशन रहने वाला है बच्चों वो है बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश, और ये जो सेशन रहेगा वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री इंग्लिश पोएट्री जब इंग्लिश पोएट्री हम पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो टॉपिक बनेंगे आज के सेशन के वो होंगे द सोनेट, फिर यहाँ पे एलिजी, फिर द ओडे, अगला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे द एपिक, और अगला अगर हम देखेंगे 5वें नंबर पे तो यहाँ पे द बैलेड, 6th पे द लिरिक, 7th में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इन लास्ट में हम देखेंगे एलॉगरी को। एलॉगरी, ठीक है। तो कुछ 8 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, 8 टॉपिक पढ़ने हैं इसी सेशन के अंतर्गत। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक लेंगे बच्चों? तो हम सबसे पहले टॉपिक लेने वाले हैं सोनेट, क्योंकि सबसे पहले वही था। तो यहाँ पे हम लेंगे कौन सा टॉपिक? सबसे पहले सोनेट को। सोनेट A sonnet is a short poem of 14 lines traditionally written in a iambic, ये आई है, iambic pentameter. Each line has 10 syllables. Sonnet often deal with theme of love, beauty, time and nature, but can be about any subject. इट मीन्स बच्चों कि ये कह रहा है कि जो सोनेट होता है वो एक पोएट्री का छोटा सा कविता होता है जो 14 पंक्तियों की होती है आमतौर पर। और अगर हम बात देखें तो इसको एक एम्बिक पेंटामीटर के अकॉर्डिंग भी लिखा जाता है, लेकिन जब हम एम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं तो इसकी जो पंक्तियाँ बनेंगी वो कितने में हो जाएंगी? 14 के अलावा 10 पंक्तियों में, यानी कि 10 सिलेबल्स में हो जाएंगी। और आगे कह रहा है कि सोनेट का जो विषय है, जो सोनेट की एक विषय वस्तु बनती है वो किस में बनती है? तो यहाँ पे देखेंगे लव में, ब्यूटी में, टाइम एंड नेचर में। और अगर हम ओवरऑल बात करें जैसे कि लव, ब्यूटी, टाइम एंड नेचर, तो ये किसके थीम्स हैं बच्चों? थीम्स हैं किसके? तो हम कहेंगे ये हमारे जो थीम्स बनते हैं ये सोनेट के थीम्स बनते हैं। किसके थीम्स बन रहे हैं? तो ये मतलब सोनेट के थीम्स बन रहे हैं। जब सोनेट की बात हो ही गई है, यहाँ पर डेफिनेशन हमने देख लिया है कि किस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो क्या आपको पता है या कभी आपने देखा था कि सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं? जी नहीं। तो अब हम सोनेट को देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स। इट मीन्स कि यहाँ पे जो पहला इसका टाइप्स बन रहा है वो है पेटाकन। पेटाकन को इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो पेटाकन दिया हुआ है इसको इटालियन सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब हम इटालियन सोनेट्स को देख रहे हैं कि पेटाकन कहते हैं या पेटाकन को इटालियन सोनेट कहते हैं, तो ये बनेगा आपका 2 पार्ट में। जिस तरह से आपने देखा कि सोनेट के 3 टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार से पहले टाइप में आपको मिला पेटाकन। और पेटाकन इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और पेटाकन को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले देखेंगे कि जब हम पेटाकन को 2 भागों में डिवाइड कर ही रहे हैं, जिसमें पहला आएगा ऑक्टेव और सेकेंड आपका आ जाएगा सेस्टेट। क्या आ जाएगा? सेस्टेट। सेस्टेट को हम देखेंगे कि ये 6 लाइन की होती है, जिसको प्रोवाइड सॉल्यूशन और कंक्लूजन के लिए किया जाता है, इसका जो यूज होता है। और ऑक्टेव को देखेंगे तो यहाँ ऑक्टेव की जो लाइन बन रही है, जो पंक्तियाँ बन रही हैं, वो किसके इंट्रो के लिए होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया के लिए। तो आपको क्या समझ में आया कि सोनेट एक बहुत ही छोटी कविता होती है जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं,
3 टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स हमने क्या देखा, हमने देखा पेटाकर्ण। पेटाकर्ण को हम जानते हैं कि इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इटालियन सोनेट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा बना ऑक्टेव, जो 8 लाइन की पंक्तियाँ होती हैं, जिसको हम इंट्रो करते हैं प्रॉब्लम और आइडिया के लिए। और हमारा सेस्टेट जो बनता है वो 6 लाइन की पंक्ति होती है, जिसको प्रोवाइड किया जाता है सॉल्यूशन और कंक्लूजन के लिए। ठीक है, जब हम राइम स्कीम की बात देखते हैं तो राइम स्कीम आपको पता होगा, हमने बताया भी था आपको सिलेबस डिस्कशन करते हुए, थोड़ी थोड़ी बातें हमने आपको शेयर की थी कि जब राइम स्कीम और इसमें मैटर है ना, इसके कुछ थीम, तो जब सबसे पहले हम राइम देख रहे हैं तो राइम इसमें क्या मिल रहा है आपको, कुछ मैचिंग कि ए के बाद ए बी बी, फिर ए फिर बी बी, फिर ए, है ना, ये क्या चल रहा है, इसका राइम स्कीम चल रहा है। फिर यहाँ देखेंगे सी डी ई सी डी ई, और इन लास्ट सी डी सी डी सी डी, ये इसके राइम स्कीम बन रहे हैं। ठीक, आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। इसका जो टाइप है 2, टाइप 2 में देखेंगे बच्चों कि टाइप 2 का शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट, जिसको डिवाइड इनटू 3 क्वार्टरेंस में किया गया है। किस में किया गया है, 3 क्वार्टरेंस में किया गया है। जो पहला क्वार्टरेंस होता है वो होता है राइम स्कीम, सेकंड आपका होता है फेमस फॉर लव थीम, और थर्ड आपका बनेगा स्पेंसरियन सोनेट। ठीक, तो हमने देखा जब हमारा पेंटाकॉन बना तो उसके 2 टाइप निकले, यानी कि 2 भागों में डिवाइड हुआ। जब हम शेक्सपियरियन की तरफ चल रहे हैं, शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट जो बन रहा है उसका कितना 3 क्वांटेंट बन रहा है। तो 3 क्वांटेंट में कौन कौन से हैं, जो 4 लाइन की होती है, जिसकी प्रत्येक लाइन कितने में होती है, 4 पंक्तियों में कह सकते हैं, या 4 लाइन में होती है। ठीक, तो राइम की जो स्कीम बन रही है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी, है ना, ये इसके क्या बन रहे हैं, राइम स्कीम बन रहे हैं। जब हम फेमस फॉर लव थीम एंड डीप इमोशन की बात कर रहे हैं, ये आपका सेकेंड शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट का नाम है, यानी कि इसको हम डिवाइडेड बाई 2 भी कह सकते हैं। ये डिवाइडेड बाई 1 का पार्ट, ये 2 और ये इसका 3। ठीक, तो यहाँ पे फेमस फॉर द लव थीम एंड डीप इमोशन हो गए, यानी कि यहाँ पे जो विषय वस्तु इसका बन रहा है जिसके लिए ये फेमस हुआ है, तो इसके डीप इमोशन के लिए यहाँ पे किया गया है। तीसरे में हम देख रहे हैं कि जो इसका स्पेंसरियन सोनेट है वो स्पेंसरियन सोनेट राइम स्कीम में ए बी बी सी डी ई ई, यानी कि डबल डबल का लेयर लेके चल रहा है ना, डबल डबल, जैसे ए बी है, फिर यहाँ पे ए बी है, फिर बी सी है, फिर बी सी है, फिर सी डी ई है, तो फिर ए। कॉम्बिनेशन इसका कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन शेक्सपियरियन एंड इंटरलॉकिंग राइम से, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे कॉम्बिनेशन शेक्सपियरियन एंड इंटरलॉकिंग राइम। तो आपको पहला तो सोनेट मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि सोनेट के टाइप्स, फिर उसके टाइप्स में टाइप्स, उसके डिवाइड क्या होते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एलेजी। एलेजी क्या होता है, सेकेंड टॉपिक यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा एलेजी। एलेजी क्या होती है, एलेजी को हम देखते हैं कि यह एक प्रकार की कविता होती है। कविता तो होती है, लेकिन जब हम कविताओं में देखते हैं तो कविताएं भी कई तरह की होती हैं। जैसे कुछ मधुर गीतों के लिए होता है, कुछ इन्वायरमेंट में कुछ अच्छी प्रस्तुति के लिए होता है, और कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जिनमें कहा जाए कि कुछ नहीं, ये एलेजी की बात कर रहे हैं तो एलेजी को ही लेंगे कि ये एक ऐसी पोएट्री है जिसमें एक्सप्रेशन सैरो का होता है। लिमिटेशन इसका जो होता है वो स्पेशली दुख के लिए होता है ना। तो एलेजी का अगर हम इसमें देखेंगे तो ये भी एक तरह की कविता ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा दुखों का वर्णन किया गया है। आप अपने शब्दों में समझें कि एलेजी एक ऐसी कविता है जिसमें दुखों का वर्णन किया गया है स्पेशल तौर पे। An elegy is a form of poetry that express sorrow। अब यहाँ आपको सैरो वर्ड मिला ना, हमने बताया कि यहाँ पे दुख का ज़्यादा वर्णन किया गया है। Lamentation, especially for someone who has died, it reflect on theme like death, loss, mourning, and sometimes the meaning of life and human morality. Elegies often follow a serious and thoughtful tone. इट मीन्स बच्चों की अगर हम बात करें यहाँ पे कि एलेजी जो है वो एक प्रकार की कविता होती है जिसमें शोक या विलाप किया जाता है।
ठीक है। विशेष रूप से किसी की मृत्यु पर यह कविता मृत्यु, क्षति, शोक और जीवन के अर्थ जैसे विषयों में चिंतन करती है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि जब किसी की डेथ होती है वहाँ पे जो शोक उत्पन्न होता है, ऐसे इन्वायरमेंट के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेजी पोएम का यूज किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इलेजी देखेंगे, यानी कि इलेजी की जो संरचना है उसके बारे में। तो इलेजी का जब हम संरचना देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो संरचना इसकी यहाँ देखेंगे कि जो इलेजी की संरचना बन रही है, तो इलेजी में सबसे पहला जो संरचना बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पे विलाप का, जिसको हम कहते हैं विलाप, यानी कि लैमेंट। लैमेंट क्या होता है? लैमेंट विलाप करना होता है। यानी कि यहाँ भी आपको देख के पता चल रहा होगा लैमेंट को कि यहाँ भी दुख का अनुभव किया जा रहा है। अब विलाप कहाँ होता है कि एक्सप्रेसिंग ग्रीफ फॉर द लॉस, इट मीन्स दैट बच्चों की मृत्यु व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करना होता है। लैमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे मृत्यु व्यक्ति होता है, और मृत्यु व्यक्ति जब जाते हैं किसी के यहाँ शोक में आप, तो वहाँ पे क्या करते हैं? दुख ही प्रकट करेंगे ना, कि हंसने लगेंगे नहीं ना। प्रेज यानी कि प्रशंसा, प्रेज प्रशंसा की बात हो रही है, तो एडमायरिंग द लाइफ ऑफ क्वालिटीज ऑफ द डिक्रीज्ड, इट मीन्स बच्चों की जब प्रशंसा होता है तो मृत्यु व्यक्ति के गुणों की सराहना करना। जब आप किसी के यहाँ जाएंगे, किसी की डेथ हुई रहेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसको सिंपैथी देंगे, अपना भी दुख प्रकट करेंगे, है ना, तभी अगले का दुख कम हो सकता है। दूसरी बात, प्रशंसा कब करेंगे? ऐसी प्रशंसा नहीं, प्रशंसा इस तरह की होती है कि जो उसकी क्वालिटीज़ रहेंगी, है ना, उसको एडमायर करके उसकी क्वालिटीज़ को क्या करेंगे? वहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। कॉन्सोलेशन करेंगे। कॉन्सोलेशन किस तरह का होगा? कॉन्सोलेशन की बात अगर हम करेंगे तब देखेंगे, एक्सेप्टिंग डेथ एज पार्ट ऑफ लाइफ एंड सीकिंग पीस, इट मीन्स कि यहाँ मृत्यु को जीवन का हिस्सा बनाकर शांति की खोज करना होता है। सभी लोग यही दर्शाते हैं, यही व्यक्त करते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे बताते हैं कि ये जीवन चक्र है, ये एक ना एक दिन सबके साथ होने वाला है, ऐसी सिंपैथी लेते हैं लोग। ठीक है, तो इलेजी भी आपको समझ में आया कि सबसे पहले विलाप है, यानी कि लैमेंट की बात करेंगे। तो लैमेंट में आपने देखा कि मृत्यु व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करना होता है, और प्रेज में देखेंगे तो प्रेज में आपने सेकंड में देखा कि प्रेज में क्या होता है? मृत्यु व्यक्ति के गुणों की सराहना करनी होती है, और यहाँ पे कॉन्सोलेशन यानी कि सांत्वना देना या सिंपैथी देना कह सकते हैं, सांत्वना देना। ठीक है, सांत्वना दिया जाता है मृत्यु जीवन का हिस्सा बनाकर और शांति की खोज करने के लिए। आगे चलेंगे और देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक मिलता है। नहीं, अभी इसी में है, इलेजी में ही, कि इसकी जो फेमस इलेजीज हैं वो कौन से राइटर ने कब किया था। तो देखेंगे कि जब प्रसिद्ध जो एलेजीज हैं, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो क्या है यहाँ पे? एक है लैकिडॉस। लैकिडॉस का नाम कभी सुना है? इसको किसने लिखा था? जॉन मिल्टन जी ने। जॉन मिल्टन एक राइटर हैं, मैंने आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था जॉन मिल्टन के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से स्ट्रगल किया हुआ है, और कैसे जॉन मिल्टन ने आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ी थी, एजुकेशन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, और फिर कुछ लिखना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन मैं नोवेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पोएट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो इनकी जो पोएट्री है, यानी कि किस लिए फेमस हुई थी, तो जॉन मिल्टन एक राइटर हैं जिन्होंने लाइकिडॉस नामक एक पोएट्री लिखी थी, जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय द थॉमस ग्रे। यहाँ पे देखेंगे कि एलिजी राइटन जो कंट्री है, जिसको चर्चयार्ड में लिखा था, किसने? थॉमस ग्रे एक राइटर थे जिन्होंने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, एलिजी को चर्चयार्ड में लिखा हुआ था। एलिजी नामक एक कविता, आपको पता है कि एलिजी भी एक कविता होती है, तो एक कविता को किसने लिखा था? थॉमस ग्रे ने। एडोनिस। एडोनिस आप पीबी शैली के नाम से जानते होंगे, इनको पहचानते भी होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पीबी शैली की जब बात होती है तो देखेंगे कि जॉन कीट्स की इन्होंने मृत्यु पे लिखा था। पीबी शैली एक ऐसे राइटर हैं जो दूसरे राइटर की मृत्यु पर एक एलेजी लिखे थे, और वो उसका नाम क्या था? एडोनस। जब एडोनस आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे इसके पहले कभी,
तो वहाँ पे देखेंगे कि पीबी शैले ने जॉन कीट्स का जब मृत्यु हुआ था तो वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सैरो एंड सैड कह सकते हैं कि एलेजी एक लिखी हुई थी। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरे पोएट्री की तरफ, यानी कि तीसरे टॉपिक की तरफ, नॉट पोएट्री। जब तीसरा टॉपिक हमारा आता है द ओडे। आपको पता है कि व्हाट इज ओडे या डेफिनेशन ऑफ ओडे कह सकते हैं। तीसरा टॉपिक आपका क्या बना है? ओडे। तीसरा टॉपिक आपका है द ओडे। द ओडे, ठीक है। An ode is a type of lyric poem that is formal, serious, and often written in praise of dedication to a person, idea, object, and event. It expresses deep emotion and admiration and is elevated style. And in an elevated style, it means that बच्चों कि जब हम ओडे की बात कर रहे हैं तो ओडे को पता है कि एक कविता का प्रकार होता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि सोनेट एक छोटी पोएम होती है, एलेजी एक तरह की कविता होती है, उसी प्रकार से ओडे एक प्रकार का क्या होता है? पोएम का टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ पोएम इसको कह सकते हैं। ओडे को हम क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ पोएम। टाइप्स ऑफ पोएम, ठीक है। तो ओडे क्या है? एक प्रकार की कविता है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो गंभीर, यानी कि बता रहा है इज फॉर्मल, सीरियस, ऑफ्टन रिटन, कि जो गंभीर और औपचारिक शैली में लिखा जाता है। जैसे कि कहेंगे कि टू बी पर्सन, आइडिया, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार की प्रशंसा या प्रस्तुति करते हुए ये क्या करता है? डेडिकेट करता है, प्रेज करता है। और आगे इट एक्सप्रेस, इट मीन्स यानी कि इसमें गहरी भावनाएं और दर्शनात्मक विचार होते हैं। इट एक्सप्रेस डीप इमोशन, या इसमें क्या होती हैं? जो गहरे इमोशन होते हैं उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, गहरे भावनाएं। के फीचर्स ऑफ एन ओडे, यानी कि इसका जो के फीचर होता है वो क्या होता है? तो के फीचर के बारे में भी हम देख लेते हैं फटाफट। के फीचर देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स की तरफ चलेंगे। Key features of an ode: formal tone and structure, celebration of praise of its subject, deep emotion and philosophical reflection, often addressed directly to the subject audited to। यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि जब हम फॉर्मल टोन और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि भाषा और शैली में गंभीरता किस प्रकार की होती है ना। भाषा और शैली में गंभीरता। और सेकेंड हाफ जब हम देखेंगे कि तो सेलिब्रेशन, प्रेज, यानी कि इसमें जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसका प्रेज, इसका विषय वस्तु किस तरह का रहा है। ठीक है, तो पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे यानी कि फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर, तो फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर यानी कि भाषा और शैली में गंभीरता क्या है। सेलिब्रेशन की बात करेंगे तो देखेंगे विषय की प्रशंसा और इसका जो है वो महिमा मंडन किस तरह से है। डीप इमोशन की बात कर रहे हैं तो डीप इमोशन में हम देखेंगे गहरे भाव और दार्शनिक दृष्टिकोण, गहरे भाव दार्शनिक दृष्टिकोण को। इन लास्ट में हम देखेंगे कि ऑफ्टन एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट ओडे टू, इट मीन कि अक्सर विषय को सीधा संबोधित किया जा सकता है किसमें? ओडे में। अक्सर विषय को किस में संबोधित किया जा सकता है? ओडे में। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओडे। अब टाइप्स ऑफ ओडे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जब हम टाइप्स में चल रहे हैं तो टाइप्स को देखेंगे यहाँ पे। पिंड्रिक ओडे, यानी कि अगर ओवरऑल कहा जाए तो 3 टाइप्स होते हैं इसके। कितने बच्चे? शायद कैमरे के सामने में नहीं आ पा रही हूँ क्या। टाइप्स ऑफ ओडे। पिंड्रिक ओडे होता है जिसमें फॉर्मल, हेरोइक और ग्रीक स्टाइल का यूज किया जाता है। हॉरिटीन ओडे होता है, थर्ड हमारा होता है इरेगुलर ओडे, जिसमें नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फ्री फॉर्म, यानी कि इसमें फ्री स्ट्रक्चर होते हैं और किसी फॉर्म की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पेंड्रिक ओडे, पेंडारिक ओडे, जिसमें ग्रीक शैली वीर रस से भरपूर होता है। क्या होता है? वीर रस से भरपूर होता है, सॉरी, वीर रस से भरपूर, वीर रस से भरपूर।
इसको हम पिंडारिक बोलते हैं, पिंडारिक ओडे, पिंडारिक ओडे, ठीक है, पिंडारिक ओडे, जो ग्रीक स्टाइल और वीर रस से काफ़ी क्या होता है, भरपूर होता है, कंप्लीट होता है। सेकेंड हाफ देखेंगे तो देखेंगे अपने होरेशियन ओड, क्या बोलते हैं, होरेशियन ओड, होरेशियन ओड, ऐसे समझ लीजिए, काम, रिफ्लेक्टिव एंड पर्सनल। इट मीन्स दैट बच्चों की कोई यहाँ पे शांत और व्यक्तिगत बातों का यूज किया गया है, यहाँ पे शांति और व्यक्तिगत बातों को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, यूज किया गया है। इरेगुलर जो ओड होता है बच्चों, तो इरेगुलर ओड में हम देखेंगे कि इरेगुलर जो ओड होंगे उसमें कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है। अब जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं आगे, तो फेमस इसके एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो फेमस एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं। फेमस एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल की तरफ आ गए हम और देख रहे हैं ऑडे टू नाइटिंगेल, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा था, ऑडे टू ग्रेशियन अर्न, जिसको लिखा था जॉन कीट्स ने, ऑडे टू द वेस्ट विंड, यानी कि इसको लिखा था पीबी शैले ने, जो फेमस वर्ग के रूप में आ जाता है, ठीक। तो आपको क्या समझ में आया कि इनकी जो प्रसिद्ध कह सकते हैं जो उदाहरण है, जिसको जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स का उदाहरण क्या आएगा, ओड टू नाइटिंगेल, फिर जॉन कीट्स का सेकंड एग्जाम्पल क्या आएगा, ओड टू ग्रेशियन अर्न, फिर यहाँ पे तीसरा हम देखेंगे, जो तीसरे हमारे राइटर हैं पीबी शैले, इन्होंने लिखा था ओड टू द वेस्ट विंड, ओके। अब अगले हम चल रहे हैं टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम एपिक पढ़ेंगे। सॉरी, अब हम चल पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे एपिक। वेट मिनट, यस, अब हम आ गए हैं एपिक की तरफ। द एपिक हमारा पॉइंट नंबर या टॉपिक नंबर कह सकते हैं 4 है। जब एपिक की तरफ आएंगे तो देखेंगे एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स दैट द स्टोरी ऑफ अ हीरो हु परफॉर्म great deed often involving goods, battles or important event in history of mythology, epic or written in a grand elevated style. It means that बच्चों कि अगर हम epic की बात कर रहे हैं तो एपिक को देखेंगे कि एपिक एक बहुत लंबी कथा होती है ना, बहुत लंबी कथा कह सकते हैं, लंबी पोयम की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो कविताएं होती हैं वो एपिक की क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें किसी महान नायक की कहानी बताई जाती है। क्या बताई जा रही है कि हीरो व परफॉर्म्स ग्रेट डीड्स, यानी कि किसी महान नायक की कहानी को बताया जा रहा है किसके, एपिक के माध्यम से, जो बहादुरी के लिए कार्य करता है। गुड बैटल्स फॉर इम्पोर्टेंट, क्या करता है, जो बहादुरी के लिए कार्य करता है, और उसमें अक्सर देखता है कि जो अक्सर देवता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं शामिल होती हैं वो किस तरह की होती हैं, उच्च शैली में लिखी जाती हैं। किसमें, एविलेटेड, ग्रेट एविलेटेड, ग्रेट एंड ग्रैंड एविलेटेड स्टाइल, उच्च शैली में लिखी जाती हैं। के फीचर ऑफ एपिक, यानी कि एपिक के फीचर क्या होते हैं, की फीचर इसका क्या होगा, की फीचर ऑफ एन एपिक, लॉन्ग एंड डिटेल्ड नरेटिव, सेंट्रल हेरोइक कैरेक्टर, supernatural element, god, fate and magic, vast setting across nation of words, formal tone and elevated language, begins in a meadows res, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी लग रही है एरर है, इसको देख लेना आप लोग, इन द मिडल ऑफ द एक्शन। इट मीन्स दैट बच्चों की इसके जो की फीचर्स होते हैं, अगर की फीचर की बात हो रही है तो देखेंगे यहाँ लंबी और विस्तारपूर्ण कथा होती है, लॉन्ग एंड डिटेल नरेटिव। सबसे पहले क्या देखेंगे कि लॉन्ग एंड डिटेल नरेटिव, यानी कि लंबी और विस्तारपूर्वक कथा। सेंट्रल हीरोइक कैरेक्टर, यानी कि केंद्र में एक महान नायक। सुपर नेचुरल एलिमेंट क्या होते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो अलौकिक तत्व होते हैं, जैसे कि
गॉड, फैट, मैजिक यानी कि देवता, और भाग्य, और यहाँ पे हम कह सकते हैं मैजिक यानी कि चमत्कार के बारे में। वेस्ट सेटिंग की बात कर रहा है, तो वेस्ट सेटिंग क्या होती है? वेस्ट सेटिंग में हम देखेंगे विस्तृत स्थान, है ना। ये जो वेस्ट सेटिंग होती है यानी कि ये विस्तृत स्थान होता है, विस्तृत स्थान, ठीक है। तो सुपर नेचुरल में हमने देखा कि इसके जो गॉड हैं, फैट हैं, और इसके जो मैजिक है यानी कि इसके जो चमत्कार हैं उसके बारे में। वेस्ट सेटिंग में हम देखेंगे इसका जो विस्तृत स्थान है अक्रॉस नेशन ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। अब पांचवा है फॉर्मल टोन एंड एवलेटेड लैंग्वेज। इट मीन्स कि यहाँ पे गंभीर और औपचारिक भाषा के बारे में बताया जा रहा है। 6 नंबर है बिगिंस एंड मेडोरेस ऑफ द मिडिल ऑफ द एक्शन। अक्सर कहानी के बीच से ये क्या होती हैं? शुरू होती हैं। जब भी स्टार्टअप होता है इनका तो हमेशा कहानी के बीच से स्टार्टअप होता है, ठीक है। नंबर 7 कह रहा है इनोवेशन टू द म्यूज ऑफ द बिगनिंग। इट मीन्स कि शुरुआत में किसी देवी और देवता का क्या है? प्रेरणा स्रोत इनको माना जाता है। स्टार्टिंग जब होता है तो देवी देवता के श्रोता या प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, प्रेरणा स्रोत इनको माना जाता है। फेमस एग्जाम्पल इसके क्या बनेंगे? फेमस एग्जाम्पल हैं द एलियड एंड द ओडिसे बाई होमर, जो ग्रीक के राइटर थे, और यहाँ पे अगले जो राइटर हैं जिनका नाम है वर्जिल लैटिन के नाम से, वर्जिल लैटिन। और तीसरे आपके बन रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट बाई। पैराडाइज लॉस्ट में देखेंगे तो जॉन मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट लीफ के बारे में भी बताए हैं, और पैराडाइज लॉस्ट सन के बारे यानी कि चाइल्ड के बारे में भी बताया। ये है मतलब जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट बुक, पैराडाइज लॉस्ट चाइल्ड, और यहाँ पे लीफ है ना, और बुक 1, यस बुक, ये तीनों इन्होंने जॉन मिल्टन जी ने मेंशन किया हुआ है। रामायण और महाभारत, ये आपको पता है कि ये इंडियन एपिक हैं। रामायण और महाभारत को हमेशा जब भी देखे होंगे आप तो ये बहुत मतलब काफ़ी इनकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई जो भी आप कहें बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है। तो ये किसके अंदर आएंगे? हमेशा फेमस एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। और वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो देखेंगे कि एपिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो है बैलेड। आखिर बैलेड क्या चीज़ है? व्हाट इज़ बैलेड? अब चलते हैं हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ जो है बैलेड, है ना, जिसका नाम है बैलेड। तो बैलेड में हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पे? अ बैलेड इज अ शॉर्ट नैरेटिव, यानी कि बैलेड जो होता है वो एक लघु कथा होती है। पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजली इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड ऑफ्टन मीन्ट टू बी संग। इट इज सॉन्ग, नॉट सॉन्ग, वन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड वॉज यूज टू टेल स्टोरी ऑफ लव, वॉर एंड ब्रेवरी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बैलेड होता है वो एक लघु कथा होती है, यानी कि बहुत छोटे रूपों में लिखी जाती है, चाहे वो स्टोरी के लिए यानी कि कहानी के लिए लिखी जाए, चाहे वो पोएम के लिए लिखी जाए। और जब इस कहानी और पोएम को लिखा जाता है लघु कथा के रूप में तो बच्चों पता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? एक सरल भाषा में लिखते हैं, ठीक है। और यह गाने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी कि गीत में यूज किया जाता है। और अगर हम कहें कि पौराणिक जो कथाएं होती थी, जो पुराने ज़माने की कथाएं होती थी, उसमें इसका भर भर के यूज किया गया है। और जब इसको यूज करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि पोएट्री, यानी कि ये जो पोएट्री बनती है, जो लघु कथा की पोएट्री बन रही है, जो यूज किया जा रहा है कहने के लिए, जो स्टोरी कही जाती हैं, जो कथाएं कही जाती हैं, जो पोएम्स कहे जाते हैं, वो किस लिए होती हैं, किस पर्पज़ में होती हैं? तो वो लव के लिए है, वॉर के लिए है, और डेथ के लिए है। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेम, युद्ध और मृत्यु के और बहादुरी के बारे में यहाँ पे ब्रेवरी भी दिया है। तो 4 ऐसे इसके कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो इस स्टोरी और पोएट्री का माध्यम है। वो है लव का, वॉर का, डेथ एंड ब्रेवरी का, ठीक है। अब हम इसके फीचर को देखेंगे, यानी कि जो बैलेड का फीचर है वो फीचर किस तरह का है। तो जब हम बैलेड के फीचर की तरफ चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमें पता है कि बैलेड एक लघु कथा होती है, और यह चाहे वो कहानियों में कही जाए, चाहे वो पोएम में कही जाए, रहती हमेशा छोटी ही है। टेल्स आ स्टोरी नरेटिव स्टाइल, यानी कि
ये जो कथाएं होती हैं वो लघु कथाओं के रूप में होती हैं और छोटी कथाओं के रूप में कहा जाता है। रिटन इन अ शॉर्ट स्टैंजा यूजुअली क्वाइट रेंज ऑफ 4 लाइन। इट मीन्स कि छोटे छंदों में लिखी जाती हैं और अक्सर क्या होती हैं ये 4 लाइन्स या 4 पंक्तियों में लिखी जाती हैं। ऑफ्टन यूजेज रिपीटेशन एंड डायलॉग। इट मीन कि यहाँ पे दोहराव और संवाद का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे रिपीटेशन दिया है तो यहाँ पे दोहराना और डायलॉग यानी कि जो संवाद होते हैं इसका भर भर के यहाँ पे यूज किया गया है। सिंपल लैंग्वेज एंड रिदम। यहाँ पे सरल भाषा और इसके लय की बात की गई है कि सिंपल लैंग्वेज और इसके लय की बात की गई है। यहाँ पे इसका जो सिंपल लैंग्वेज यानी सरल भाषा होता है और इसका लय भी बहुत अच्छा होता है। यूजली फॉलोज ABCD राइम स्कीम, यानी कि इसका जो राइम स्कीम है वो किस में यूज किया गया है, ABCD राइम में, जिस तरह से आपने पहले इसको ऊपर देख रखा है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे बता रहा है कि आमतौर पर इसका जो तुकांत शब्द बनता है यानी कि ABCD राइम के स्कीम में। ऑफ्टन एनोनिम्स है ये, एनोनिम्स एंड पास डाउन ऑरली। थीम्स लव ट्रेजेडी हीरोइज्म एंड सुपरनैचुरल। सरल भाषा और लयात्मक का प्रभाव यहाँ पे किया गया है। आमतौर पर ABCD तुकांत जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर कोई बैलेड जो भी होता है, कोई भी बैलेड अज्ञात रचनाकारों द्वारा की जाती है, मतलब कोई भी हो जिसकी नॉलेज नहीं भी है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया कर दिया जाता है। अज्ञात रचनाकार के माध्यम से भी इसको ले लिया जाता है। थीम्स इसके क्या बन रहे हैं, तो थीम है प्रेम, त्रासदी, वीरता, अलौकिक और इसमें जो सुपर नेचुरल घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें पता है कि एक ऐसे राइटर हैं जिनका नाम है E.S.T. कॉलरिज, जिन्होंने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को इसमें मेंशन किया हुआ है। ट्रेडिशनल यानी कि आमतौर पे अगर हम बैलेड, फोल्क बैलेड की बात करें तो लाइक लॉर्ड रैंडल ऑफ बैराबरा एलन, यानी कि एक ऐसे राइटर हैं, ये दोनों अलग अलग राइटर हैं लेकिन दोनों ने ही ट्रेडिशनल फोल्क बैलेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, इस स्टोरी और इस पोएट्री में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा आता है लिरिक, है ना। क्या लिरिक के बारे में आप कभी सुने हैं या जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लिरिक, लिरिक क्या चीज़ होता है बच्चों? जब हम लिरिक की बात कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि लिरिक शॉर्ट पोएम होता है। क्या होता है? लिरिक एक छोटी कविता होती है। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, यानी कि लिरिक एक छोटी पोएम होती है, छोटी कविता होती है। दैट एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशन ऑफ थॉट बाई ऑफ द पोएट्स। अनलाइक नरेटिव पोएम्स, लिरिक्स डू नॉट टेल अ स्टोरी बट फोकस ऑन फीलिंग, मूड्स एंड द रिफ्लेक्शन। इट मीन्स बच्चों की जब लिरिक्स को हम देख रहे हैं तो ये बहुत छोटी कविता होती है जिसमें कवि क्या करता है, व्यक्तिगत भावनाओं को, अपने विचार को यहाँ पे प्रकट करता है। अनलाइक नरेटिव पोएम्स, लिरिक्स यानी कि या कोई भी कहानी को नहीं सुनाती है, जबकि भावनाओं को, उसके मन स्थिति को और यानी कि कहें कि मूड्स एंड रिफ्लेक्शन, उसके आत्मचिंतन को यहाँ पे दर्शाती है। के फीचर ऑफ लिरिक्स, यानी कि लिरिक्स का के फीचर क्या होता है, तो के फीचर जो है लिरिक्स का उसको हम देखेंगे। शॉर्ट एंड म्यूजिकल इन नेचर, यानी कि इसका जो के फीचर बनता है वो शॉर्ट होता है, म्यूजिकल नेचर, है ना, म्यूजिकल नेचर में। एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग ऑफ इमोशन, कह सकते हैं यहाँ एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी कि संक्षिप्त और संगीत में ये होती है। और ये दूसरी जो है वो कवि की भावनाओं और मन के विचारों को व्यक्त करने वाली होती है। यूजली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आमतौर पहले पोरस यानी कि आई एम जहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हम आई एम लिखते हैं ना, आई एम, तो यहाँ पे आई एम का ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी कि पहले पोरस का ज़्यादा यूज किया गया है यहाँ पे। इमोशन, सब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्शन, भावनात्मक, आत्मनिष्ठ और चिंतनशील होती है। कैसी होती है ये? इमोशनली होती है, सब्जेक्टिविटी होती है और रिफ्लेक्टिव होती है। मे डील विथ लव, नेचर, ग्रीफ एंड जॉय, डिवोशन एंड इटिसी। प्रेम, प्रकृति होती है और सुखी होती है, भक्ति और आदि विषयों पे, यानी कि नेचर वगैरह के बारे में भी यहाँ पे डिवोशन किया जाता है। ओरिजिनली मीन्ड टू बी संग विथ अ लिरिक, इसको ऊपर करें थोड़ा सा तभी तो दिखाई देगा। ओरिजिनली मीन्ड टू बी संग विथ अ
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम देखते हैं कि कोई सॉन्ग सुनते हैं, है ना, कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसके हम लिरिक्स की ज़्यादा खोजबीन करते हैं। जब हम चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज हो, जब सॉन्ग कोई अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग सॉन्ग सुनते हैं, जब सॉन्ग आप सुनते हैं तो उसकी जो लिरिक्स होती है, एक पर्सन गा रहा है और नीचे उसका ट्रांसलेशन ऐसे चलता रहता है ना, उसके शब्दों को नीचे लिखा जाता है, वही लिरिक कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होता है? पोएम बाय विलियम वर्डवर्थ, जॉन कीट्स। इसके एग्जाम्पल बनते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम्स है और जॉन कीट्स शैली का है। शैली यानी कि पीबी शैली की बात कर रहा है, पीबी शैली, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा है, पीबी शैली की बात कर रहा है। आई वंडर्ड लॉन्ली अ क्लाउड, जिसको क्या है वर्डवर्थ जी ने, और ओडे ऑफ नाइटिंगेल जिसको जेन कीट्स जी ने किया था। जेन कीट्स, जॉन कीट्स, ठीक है। अब चलते हैं नंबर हम 7 पे, जिसको हम जानते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग नंबर 7। टॉपिक नंबर हमारा 7 आ गया, जिसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से जानते थे, आपको पता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप ऑफ पोएम, या भी पोएम का एक प्रकार है या कविता का एक प्रकार है, इन विच सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिस्टनर इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन थ्रू दिस स्पीच द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर ऑफ रिवील्ड। इट मीन्स, अगर हम यहाँ बात करें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि यह एक प्रकार की कविता होती है जिसमें एक अकेला बंदा होता है, वो जो गाता है, और मतलब गाने वाला भी खुद ही होता है और सुनने वाला भी खुद ही होता है, ऑडियंस भी खुद होता है, और जो स्पीकर यानी कि गाने वाला होता है, सिंगल स्पीकर, वो भी अकेला ही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो एक प्रकार की कविता होती है जिसमें एक वकल कविता यानी कि एक मौन श्रोता कह सकते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन किसी भी स्थिति में गाता और सुनता है, संबोधित करता है किसी भी विशेष परिस्थिति में। एक एकालाप कह सकते हैं कि थ्रू दिस स्पीच द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर ऑफ रिवील्ड, यानी कि जो इसमें इसका माध्यम बनता है वक्ता का, वो चरित्र भावनाओं और उसकी स्थिति पर ये निर्भर करता है। के फीचर इसके क्या बन रहे हैं? ओनली वन स्पीकर स्पीक थ्रू आउट द पोएम, यानी कि इसमें गाने वाला ओनली वन स्पीकर होता है, ओनली वन मैन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस द साइलेंट लिस्टनर हु नेवर स्पीक। जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइलेंट लिस्टनर हु नेवर स्पीक, वहाँ पे सुनने वाला जो है वो बहुत साइलेंट है, बिल्कुल उसको बोलना नहीं है, जो वहाँ पे कभी भी बोलने की प्रयास या बोलने के चेष्टा नहीं करता है। The speaker reveals his her character, emotion and situation indirectly. The speaker reveals and situation indirectly. It means that बच्चों कि यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, वक्ता के शब्दों को उसका स्वभाव और उसकी भावनाएं जो हैं उसके उस गाने में या उसके बातों में झलकती रहती हैं, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, ठीक है, उसके इमोशन क्या करते हैं, झलकते रहते हैं। द सेटिंग एंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिवील्ड थ्रू द स्पीकर वर्ड्स। यहाँ पे बता रहा है कि कविता जब नाटकीय होती है, जैसे कि नाटक की कोई भी दृश्य हो, उसको भी यहाँ पे बताते रहते हैं कि किस तरह का यहाँ पे सेटिंग प्लान चल रहा है। इट इज़ द ड्रामेटिक इन नेचर एंड लाइक स्कीन फ्रॉम अ प्ले। कहानी नहीं सुनाता है बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो गहराई होती हैं इसमें उसको यहाँ पे प्ले किया जाता है या बताया जाता है या बताया गया है। अब इसके जो फेमस पोएट होते हैं वो क्या होते हैं? फेमस पोएट आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम आया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे राइटर रहे हैं जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था पोएट, किसमें? ड्रामेटिक मोनोलॉग में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? माई लास्ट डचेज एंड्रयू, एंड्रयू का नाम सुना था? एंड्रयू मॉर्वेल, डेल सैराटो एंड द पोरोफेरिया लवर। यहाँ पे जो लास्ट डचेज के रूप में बताया गया है किसको? पोरोफेरिया लवर को। टेनिसन टी.एस. इलियड के द्वारा किया गया है इसमें यूज्ड। टी.एस. इलियड के द्वारा इस पोयम में टेनिसन को यूज किया गया है। एग्जाम्पल क्या बन रहा है? द लव सॉन्ग ऑफ द जे अल्फर्ड प्यूरीफॉक टी.एस. इलियड के द्वारा किया गया है। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो है एलॉगरी। एलॉगरी क्या होती है उसको भी हम जान लेते हैं। एलॉगरी को हम हमेशा जानते हैं कि एलॉगरी हमारा एक लिटरेचरी डिवाइस होती है,
8वां हमारा जो पॉइंट है वो है एलॉग्री। एलॉग्री एलॉग्री में हम देखेंगे कि हमारा एलॉग्री एक लिटरेचरी डिवाइस होता है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं, कुछ सिटिंग प्लान होता है जो सिंबॉलिक रूप में एब्स्ट्रैक्ट करता है, जैसे उसके आइडिया को, उसके मोरल क्वालिटीज को, है ना, इसी के बारे में बताया गया है। An allegory is a literary device of sort in which character events of the setting, symbolism, abstract ideas and moral qualities. It has two meaning: literal surface meaning and the symbolic deeper meaning. It used to convey hidden meaning and moral. इसको आगे थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे बताते हुए। It is to convey hidden meaning, often moral, political, religious and philosophical. यहाँ पे अलॉगरी को बताया गया कि एक लिटरेचरी डिवाइस होती है और लिटरेचरी डिवाइस के होते होते भी एक तरह की ये परिकथा होती है। इसको हम परिकथा के नाम से भी जानते हैं। एलॉगरी को हमेशा हम एक परिकथा के नाम से जानते हैं। एलॉगरी इट मीन्स यहाँ पे परिकथा इसको हम कहा जाता है। यहाँ पे क्या होती है, एक ये परिकथा होती है। जब परिकथा की बात चल रही है तो देखेंगे यहाँ पे कि ये चाहे जैसा कैरेक्टर हो, यहाँ पे कैरेक्टर और उसका जो इवेंट होता है यानी कि उसकी जो घटनाएं होती हैं वो किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, उसके नैतिक और यहाँ पे धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों की क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों की क्वालिटी को गहराई के माध्यम से बताया गया है, उसके अर्थों को। इट इज यूज टू कन्वे हाइडन मीनिंग ऑफ्टन द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल। ठीक है, तो देखा हमने कि जो परिकथाएं होती हैं किस तरह से होती हैं। परिकथाएं हमेशा पूरी एक प्रतीकात्मक कहानी होती हैं और एक साहित्यिक शैली होती है जिसमें चरित्र का और धार्मिक, राजनैतिक और यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल, हाँ, सबका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपका मुझे लगता है ख़त्म हो गया है क्या टॉपिक? नहीं, अभी इसके की फीचर बचे हुए हैं। तो की फीचर को जब हम देख रहे हैं बच्चों, तो की फीचर इसका बन रहा है कैरेक्टर रिप्रेजेंट आइडियाज, ट्रूथ, ग्रीड एंड डेथ, द स्टोरी टीच मोरल लेसन, यानी कि उसका मोरल लेसन क्या मिला, इंटायर नैरेटिव फंक्शन एंड द सिंबल not symbolism, symbol. It is found in poetry, novels, fable and the religious text. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी परिकथाएं होती हैं उस परिकथाओं में इसके जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। पात्र किसी भी मूल्य पर विचार का प्रतीक होते हैं, है ना, और जैसे कि यहाँ पे कहा जाए ट्रूथ, ग्रीड एंड द डेथ, यानी कि मृत्यु, लोभ और सच्चाई। ठीक है, मृत्यु, लोभ और सच्चाई, मृत्यु, लोभ और सच्चाई। ठीक है, द स्टोरी टीच ऑफ द मोरल लेसन, यानी कि कहानी किसी भी नैतिक शिक्षा को क्या करती है, प्रकट करती है। कहानी में जब भी कोई नैतिक शिक्षा होगी तो उसको यहाँ पे टीच किया गया है उसके मोरल लेसन को। द इंटायर नैरेटिव फंक्शन ऑफ अ सिंबल, यहाँ पे इसके नैरेटिव फंक्शन के सिंबल को भी दर्शाया गया है। इट इज़ फाउंड ऑफ पोएट्री, नॉवेल्स, फैबल्स एंड द रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि अगर हम कहें यह कविता जो है उपन्यास, धार्मिक ग्रंथों और दंत कथाइयों में पाई जाती है। इसके जो एग्जाम्पल बन रहे हैं वो एग्जाम्पल क्या हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। खत्म हो गया लग रहा है, क्लास फिनिश होने वाली है। फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर, each night represent a virtual animal formed by the George Orwell, a political allegory about the Russian Revolution, Pilgrim's Progress by John Bunyan, a religious allegory of a man's journey to the salvation। यानी कि यहाँ पे अगर कहा जाए तो एडमंड स्पेंसर द्वारा एक नैतिक रूपक कहानी को यहाँ पे पोएम को दर्शाया गया है, और दूसरे में बताया गया कि जॉर्ज ओवेल जो है वो राजनीतिक रूपक से यहाँ पे पोएम को बताए हुए हैं। ठीक है, और जो लास्ट में आपके एक राइटर आते हैं जिनका नाम आता है पिलग्रिम पोएम्स। पिलग्रिम पोएम्स ने जॉन बनियान की धार्मिक रूपक और आत्म की मुक्ति की यात्रा को इस पोएम में मेंशन किया हुआ है। तो आज का जो ये सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल, जिसमें हमने 8 टॉपिक को कवर किया है बच्चों, है ना।
और यूनिट 1 आपका आज कंप्लीट हो गया है। अब अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन कब देखेंगे, अगले हम लेक्चर में देखेंगे। और सेकेंड जो टॉपिक होगा आपका वो होगा स्टैंजा फॉर्म्स।